बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खराफत के साथ होंगे। बच्चे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को लेकर डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। बच्चे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिटेल में पढ़ने से पहले आपकी जो बुक की यूनिट 1 है उसकी एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है। वाई इज़ देयर अ नीड टू डिवाइड द केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस। हमें ज़रूरत ही क्यों महसूस होती है केमिस्ट्री को बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर तकसीम करने के लिए। तो बच्चे इसको पहले एक सिंपल लॉजिकल रीज़न के साथ समझें। देखें, अगर आपका एक इदारा है और उसमें एक टीचर मौजूद है तो वो एक ही टीचर तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स आप लोगों को नहीं पढ़ा सकता। वो एक ही टीचर आपको केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकता। हर सब्जेक्ट्स का अलग से एक एक्सपर्ट होता है, एक टीचर होता है जो कि आप लोगों को ये मज़ामीन जो है वो पढ़ा रहा होता है। बच्चे बिल्कुल इसी तरह से जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री जिसके अंदर हम लोग मैटर या सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। अब हमारे पास सब्सटेंस कोई एक तरह का नहीं होता। आप लोग इसको लैब्स के अंदर भी एनालाइज करते हैं, आप लोग सब्सटेंस को इन्वायरमेंट के अंदर भी चेक कर रहे होते हैं, आप लोग सब्सटेंस को आस्ट्रो मतलब सितारों के अंदर भी जो है वो इस चीज़ को चेक कर रहे होते हैं। तो केमिस्ट्री जो है वो एक बहुत वसी सब्जेक्ट है, ये बहुत फैला हुआ एक सब्जेक्ट है। तो इसमें भी मुख्तलिफ़ चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमें मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। मतलब अगर एक बंदा एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन को स्टडी कर रहा है तो वही बंदा सितारों के दरमियान जो चीज़ें मौजूद हैं उनको स्टडी नहीं कर सकता। अगर एक बंदा सितारों के दरमियान चीज़ों को स्टडी कर रहा है तो वही बंदा इंसान के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को स्टडी नहीं कर सकता। तो इस वजह से तमाम के तमाम जो मुख्तलिफ़ सब्सटेंसेस हैं उनको स्टडी करने के लिए हमें केमिस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, और इसी के लिए हम लोग इसको मुख्तलिफ़ ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जिसको स्टडी करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस को स्पेसिफ़िकली स्टडी करते हैं, और उन ब्रांचेस को स्पेसिफ़िकली स्टडी करने के बाद वो अपने अपने फील्ड्स के अंदर जो है वो हमें ब्रेक थ्रू हासिल करके देते हैं, हमें मुख्तलिफ़ कामयाबियाँ हासिल करके देते हैं, जिसकी मरहून मन्नत ही जो है वो हम लोग आज के दौर में बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर बच्चे आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। कहता है कि टू अंडरस्टैंड द वाइडली स्प्रेड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को समझने के लिए एंड टू कंसंट्रेट ऑन इट्स स्पेसिफिक एस्पेक्ट, और किसी एक एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करने के लिए हम लोग केमिस्ट्री को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं इनटू मैनी डिस्टिंक्ट ब्रांचेस। दीज ब्रांचेस हैव द डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ स्टडी फॉर द साइंटिस्ट। अब ये जो ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस के अंदर हर एक साइंटिस्ट के पास एक ख़ास एरिया होगा जिसको वो स्टडी करेगा, एंड टू अचीव द ब्रेक थ्रूज एंड एडवांसमेंट्स, और उसी में वो मुख्तलिफ़ कामयाबियाँ हासिल करेगा, और उसी में जो है वो हमें चीज़ों को एडवांसमेंट की तरफ जो है वो लेकर जा रहा होता है। तो ये बच्चे आपकी एक्सरसाइज के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोग यही इसका जो है वो आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री की तरफ। अगर हम लोग ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री की बात करें जो आपके सिलेबस के अंदर गिवन है, सबसे पहले हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे, दूसरे नंबर के ऊपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, थर्ड वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फोर्थ वन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, फिफ्थ वन इज एनालिटिकल, सिक्स वन बायो केमिस्ट्री, सेवन्थ वन न्यूक्लियर, पॉलीमर केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड एस्ट्रो केमिस्ट्री। तो बच्चे ये 11 ब्रांचेज हैं जो कि आपके सिलेबस के अंदर गिवन है। इनमें से जो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वो एनालिटिकल केमिस्ट्री तक 5 ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। बाकी के जो 6 ब्रांचेज हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसको डिस्कस कर रहे होंगे। तो अब डिटेल के साथ हम लोग वन बाय वन करके तमाम ब्रांचेस को जो है वो स्टडी करते हैं। बच्चे सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, मैंने साइड के ऊपर एक चीज़ लिख दी कि ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है दैट डील्स विद द फिजिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल। फिज़िकल बिहेवियर मीन उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जब हम लोग उसको टेम्परेचर या प्रेशर प्रोवाइड करते हैं तो वो किस तरह से जो है वो चेंजेस आपको कोई भी सब्सटेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है या शो कर रहा होता है। तो बच्चे आपकी बुक के अंदर 3 लाइंस लिखी हैं इस चीज़ को लेकर, इनको वन बाय वन करके मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले कहता है कि दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट हाउ द सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। बच्चे कहते हैं कि हम लोग चीज़ों को समझते हैं एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जाकर। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग पानी के अंदर चीनी डालते हैं तो चीनी जो है वो हल हो जाती है। ये तो हमें ऊपर से एक चीज़ है वो ऑब्ज़र्व हो रही है कि हमने पानी के अंदर चीनी को डाला तो चीनी जो है वो उसके अंदर हल हो जाती है। लेकिन जो फिज़िकल केमिस्ट है वो सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं करता, बल्कि वो उसको एटॉमिक लेवल के ऊपर जाकर चेक करता है। वो देखता है कि अगर चीनी हल हो रही है तो क्यों हल हो रही है। अगर ये हम लोग
उसी चीनी को पानी गर्म लें, उसके अंदर हल करें तो वो ज़्यादा हल हो जाती है, और अगर ठंडे पानी के अंदर हल करें तो वो कम हल हो रही होती है। तो जो फिज़िकल केमिस्ट है वो इसी चीज़ के साथ डील करता है, वो इन चीज़ों को स्टडी करता है कि आखिर गर्म पानी लेने से पानी की जो चीनी की सोलबिलिटी है वो बढ़ क्यों गई, या हम लोग ठंडा पानी लेते हैं तो उसकी सोलबिलिटी जो है वो कम क्यों हो जाती है। तो वो इसी चीज़ को जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है, इसी चीज़ को वो स्टडी कर रहा होता है। तो किसी भी सब्सटेंस की पानी के अंदर हल होने की जो सलाहियत होती है वो उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से होती है। अगर आप लोग गर्म पानी लेते हैं तो उसमें जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज़ी के साथ हरकत करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से हल हो जाते हैं। और अगर आप लोग ठंडे पानी के अंदर इसको हल करने की कोशिश करते हैं तो उसमें मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो स्लो होती है, जिसकी वजह से उनकी हल होने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। तो किसी भी चीज़ को एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जाकर स्टडी करना ये एक फ़िज़िकल केमिस्ट का जो है वो काम होता है। इट प्रोवाइड्स द क्लियर एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ द फंडामेंटल फिजिकल लॉज। बच्चे केमिस्ट्री के अंदर अब याद रखना है, जहाँ पर भी फंडामेंटल फिजिकल लॉज का नाम आएगा आपने याद रखना है, यहाँ पर वो बात कर रहा होगा प्रेशर की, यहाँ पर वो बात कर रहा होगा टेम्परेचर की, और यहाँ पर ही वो बात कर रहा होगा वॉल्यूम की। कहता है कि ये हमें क्लियर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है कि किस तरह से ये प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है इट काज द एटम्स and molecules to show the specific characteristics and in turn to give the huge structures related to life। अब बच्चे देखें, ये प्रेशर की अगर हम लोग बात करते हैं, आप लोगों के सामने एक एग्जांपल शो हो रही है कि हमारे पास पानी मौजूद है। अब पानी के लिए अगर आप लोग टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देते हैं, जैसे आप लोग अपने फ्रीज़र्स के अंदर करते हैं, हमारा अगर नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो फ्रीज़र का टेम्परेचर जनरली हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। तो वो पानी टेम्परेचर को कम करने से बर्फ़ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरह से उसी पानी को अगर हम चूल्हे के ऊपर रख के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं, उसको हीट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वही पानी जो है वो वाटर वेपर्स के अंदर, मतलब गैसियस फेज़ के अंदर जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो किस तरह से टेम्परेचर को चेंज करने से, प्रेशर को चेंज करने से या वॉल्यूम को चेंज करने से सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज आती है, ये भी काम जो है वो एक फ़िज़िकल केमिस्ट का होता है। Physical chemistry is also used to predict and change the rate of reaction and thus optimize the condition to carry out the reaction on industrial scale। अब बच्चे कोई भी एक रिएक्शन है उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें कौन सी कंडीशंस की ज़रूरत होती है। जैसे अभी मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दी कि अगर आप लोग चीनी को पानी के अंदर हल करना चाहते हैं, तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि वो चीनी जो है वो पानी के अंदर तेज़ी के साथ हल हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गर्म पानी लेते हैं और उसके अंदर पहले जो है वो शुगर को डिज़ोल्व करते हैं, क्योंकि जो गर्म पानी है वो हीट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से चीनी में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तेज़ी के साथ हरकत करते हैं। जितना तेज़ी के साथ वो हरकत करेंगे उनकी पानी के अंदर हल होने की जो सलाहियत है वो बढ़ती रहती है। तो यही चीज़ कि क्या हम लोग उनको जो है वो कंडीशंस प्रोवाइड करें, किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है वो तेज़ हो जाती है। अब इन चीज़ों को एक केमिस्ट जो है वो पहले लैब के अंदर स्टडी करता है, फिर इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर जाकर, मतलब वो लोग जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं उनको बताता है कि भाई आप लोग इस रिएक्शन को ये वाली कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो आप लोग जो रिएक्शन 10 मिनट के अंदर कर रहे हैं वही रिएक्शन 1 मिनट के अंदर भी हो सकते हैं। तो ये वाला काम जो है वो एक फिज़िकल केमिस्ट का होता है। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वन इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपकी बुक में पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिक्र है, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यहाँ पर लिखा है क्योंकि ऑर्गेनिक आएगा तो ही आप लोगों को जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझ आती है। Organic chemistry में कहता है it is the branch of chemistry that deals with the carbon compounds other than its simple salts like carbonates, oxides and carbides। बच्चे दो बातें कर रहे हैं। कहता है it is a branch of chemistry that deals with the carbon compounds। मैं यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि ये उन कंपाउंड्स को स्टडी करता है जिसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है वो मौजूद होते हैं। क्योंकि बच्चे अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो वो बात तो यहाँ पे भी यही कर रहा है कि अगर हम लोग इनके कार्बोनेट्स की बात करें, लाइक CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें भी तो कार्बन मौजूद है, लेकिन आप लोग इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम नहीं दे सकते। इसी तरह से ऑक्साइड CO2, इसमें कार्बन मौजूद है, तो होना तो ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मुताला होना चाहिए था, लेकिन इसमें हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो ये भी हमारे पास है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं है। इसी तरह से अगर कार्बाइड्स की बात करते हैं, लाइक कैल्शियम कार्बाइड है, अब कार्बन तो इसके अंदर भी मौजूद है, लेकिन फिर भी इसकी स्टडी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम नहीं देते, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन मीन
वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो मौजूद होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फॉर एग्जांपल साइड के ऊपर मैंने आप लोगों को डायग्राम शो की हुई है कि शुगर जो हम लोग चीनी इस्तेमाल करते हैं, इसका फार्मूला है C6H12O6। तो कार्बन भी मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है, दिस वन इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी तरह से अगर आप लोग जो पेट्रोलियम इस्तेमाल करते हैं, इसकी जो कंपोजिशन है, इसमें मीथेन ईथेन, अगर आप लोग उनके फार्मूला ही देखें, अभी इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप लोग इनके फार्मूला ही देखें तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन ही जो है वो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो वो तमाम के तमाम कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, इनके अलावा कोई चीज़ हो सकती है लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। तो उनकी स्टडी को जो है हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दे रहे होते हैं। इन दिस ब्रांच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। मैं फिर कह रहा हूँ, सिर्फ कार्बन होना ज़रूरी नहीं है, हाइड्रोकार्बन हम लोग स्पेसिफिकली टर्म इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। कहता है कि हम लोग इस ब्रांच के अंदर कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर, कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी साख्त कैसी है, फॉर्मेशन वो बने कैसे हैं, प्रॉपर्टीज़ उनकी खसूसियात क्या क्या हैं, कंपोजिशन वो किन किन चीज़ों को लेकर बने हुए हैं, पहले लेक्चर के अंदर मैंने ये चीज़ डिटेल के साथ समझाई थी, एंड रिएक्शन और वो कितनी तेज़ी के साथ है वो रिएक्शन शो करते हैं। जैसे आप लोग देखें बच्चे, आपके इर्द गिर्द जितनी भी प्लास्टिक मौजूद है, फर्स्ट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर एक बात लिखी जाती है, कहता है कि बाय बेटर और वर्स वी आर लिविंग इन द प्लास्टिक सोसाइटी। हम लोग इस बात को अच्छा समझ लें या बुरा समझ लें, हम लोग रह प्लास्टिक सोसाइटी के अंदर ही रहे हैं। प्लास्टिक सोसाइटी के अंदर रहने से मुराद ये है कि हम लोग नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कम करते जा रहे हैं और आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते जा रहे हैं। आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये सारी की सारी आर्टिफिशियल हैं, मैन मेड हैं, इसके अंदर नेचर का रोल जो है वो बहुत कम होता है। तो ये सारे के सारे प्लास्टिक्स हो गए, या इसके अलावा जो आप लोग मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों के सामने पैरासीटामोल की एग्जांपल दी गई है, तो ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी के अंदर ही आती हैं। कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड आर आल्सो एसेंशियल फॉर द लाइफ। बच्चे देखें, हमारी बॉडी जो है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, प्रोटीन्स मौजूद हैं, इसके अंदर लिपिड्स मौजूद हैं, इसके अंदर वाइटामिन मौजूद हैं। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज़मरे के अंदर ही आ रहे होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना हमारी फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो बच्चे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उलट हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को स्टडी करते हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग उन तमाम के तमाम कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा होते हैं। तो कहता है इट इज़ द स्टडी ऑफ सिंथेसिस एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड दैट डू नॉट कंटेन द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन इट, जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो मौजूद नहीं होता। जैसे हम लोग गर्म के अंदर जो साल्ट इस्तेमाल करते हैं NaCl, अब इसमें कार्बन है हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी में आएगा। इसी तरह से जब हम लोग वाटर H2O इस्तेमाल करते हैं, अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन नहीं है, तो ये भी हमारे पास जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी के अंदर आएगा। इसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है वो नाम नहीं दे रहे होते। कहते हैं कि एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी कंपोज्ड ऑफ मेटल्स, ये मेटल्स लाइक एलुमिनियम एक मेटल है। अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, तो आप लोग बोलेंगे कि ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें नॉन मेटल्स आ सकती हैं, लाइक आप लोग बेकिंग सोडा जो गर्म के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी में आता है। अब मिक्सचर ऑफ दीज, आप लोग मेटल और नॉन मेटल्स का मिक्सचर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो साल्ट हम लोग NaCl वगैरह गर्म के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमारे पास है वन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जितने भी हम लोग एसिड्स इस्तेमाल करते हैं, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या H2SO4 है, ये भी हमारे पास है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह से बेसिस, बेस्ट एग्जांपल जो हम लोग गर्म के अंदर साबुन इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे के सारे जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी के अंदर फॉलो करते हैं। कहते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के जो यूजेस हैं, आप लोग इसको फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक LPG हम लोग गर्म के अंदर जो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जितनी भी मेडिसिन होती हैं उनके अंदर हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को तेज़ करता है। तो मैं लिख रहा हूँ कि इट स्पीड अप द रिएक्शन। उसके बाद बच्चे हमारे पास पिगमेंट्स आ जाते हैं। पिगमेंट्स क्या होते हैं? जो किसी भी सब्सटेंस को कलर देने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सरफेक्टेंट्स होते हैं। सरफेक्टेंट्स हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं कि किसी भी चीज़ की पानी के साथ जुड़ने की सलाहियत को कम करने के लिए जो सब्सटेंस इस्तेमाल किया जाता है, इसको सरफेक्टेंट बोलते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ की पानी के साथ जुड़ने की सलाहियत को कम करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाएगी, दैट इज़ नोन एज द सरफेक्टेंट।
इसी तरह से कोटिंग्स हम लोग गेट्स के ऊपर जो रंग्स वगैरह करवाते हैं, रंग वगैरह, तो ये हमारे पास कोटिंग की कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल कर रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूजेस के अंदर आते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। बट इन्वायरमेंटल नाम से ही जाहिर है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को पढ़ने वाला जो केमिस्ट होगा वो इन्वायरमेंट के अंदर आने वाले चेंजेस को जो है वो स्टडी करता है। तो सबसे पहले कहता है इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिकल एंड द बायोकेमिकल फिनोमिना दैट अक्कर ऑन दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट के ऊपर होने वाले जितने भी केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमिना है, जैसे बट इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन की वजह से आप लोग छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ के आते रहे हैं कि एसिड रेन, अब इस एसिड रेन की वजह से मछलियाँ भी मुतासिर होते हैं, इंसान खुद भी मुतासिर होते हैं, पौधे भी मुतासिर होते हैं। इसी तरह से एक फोटोसिंथेसिस का अमल का फिनोमिना है जो कि ज़रूरी है किसी भी पौधे को खुराक बनाने के लिए। तो ये सारी की सारी जो स्टडी है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर आती है। कहता है कि इन दिस सब्जेक्ट वो स्टडी द सोर्सेज, हम लोग किसी भी केमिकल स्पीशी के सोर्सेज को स्टडी करते हैं कि वो आता कहाँ से है, रिएक्शंस, उनके रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं, इफ़ेक्ट्स उनके असरात क्या हैं, एंड फेट्स, और इसका बिल आखिर नुकसान क्या होता है हमारी एयर के ऊपर, सॉइल के ऊपर या वाटर एनवायरनमेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल बच्चे अगर हम लोग एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो इसका जो सोर्स है वो कार्स और फैक्ट्रीज हो सकती हैं। फिर वो रिएक्शन क्या करेंगे कि कार और फैक्ट्री से निकलने वाले जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना, और वो क्या बना देता है, आजकल आप सर्दियों के अंदर देखते हैं कि स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। वो किस वजह से हो रही है कि कार्स और फैक्ट्री से जो निकलने वाला धुआं है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके स्मोक की फॉर्मेशन करता जा रहा है। अब उसका इफेक्ट क्या है, इफ़ेक्ट ये है जी कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो इसके नतीजे में लंग्स की बीमारी लग जाती है और ग्लोबल वार्मिंग का जो है वो फिनोमिना होता है। और लास्ट है इसकी फेट। तो ये गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में रहती हैं या फिर बारिश के ज़रिए नीचे गिरती हैं, जिसको हम लोग जो है वो एसिड रेन का नाम दे रहे होते हैं। तो जो आपकी बुक के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि ये हमें बताती है अबाउट सोर्सेज, अबाउट रिएक्शंस, अबाउट इफ़ेक्ट्स एंड अबाउट द फेट। तो ये मैंने आप लोग के सामने एक एग्जांपल जो है उसकी रखी है। अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो कहता है कि विदाउट दिस इट वुड बी इम्पॉसिबल टू स्टडी द इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमंस दैट हैव ऑन द एनवायरनमेंट थ्रू द रिलीज ऑफ द केमिकल्स। कहता है कि अगर हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को स्टडी ना करें तो इंसानों की वजह से जो माहौल के ऊपर असरात मुरतब हो रहे हैं हम लोग उनको स्टडी नहीं कर सकते। मतलब हम लोग फ्यूल्स को बहुत ज़्यादा कम्बस्ट करते जा रहे हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ पोल्यूटेंट्स जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आ रही हैं, और वो किस तरह से जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का सबब बनते हैं, किस तरह से वो एसिड रेन का सबब बन रहे हैं, किस तरह से वो फोटोसिंथेसिस का अमल करवा रहे हैं, किस तरह से वो ज़मीन के नीचे मौजूद जो ऑर्गेनिज़म हैं उनके अंदर लीचिंग का प्रोसेस करवाते जा रहे हैं, उनके उनमें हार्मफुल मेटल्स की कंसनट्रेशन को जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट का काम होता है कि वो सारे के सारे इफ़ेक्ट्स को जो है वो स्टडी करता है। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कॉज, ये हमें समझने में हेल्प आउट करता है कि अगर कोई पोल्यूशन हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है, उसका इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, एंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। अब इंसान ने तो कोई ना कोई हार्मफुल केमिकल प्रोड्यूस करके इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ दिया, तो क्या हम लोग उस हार्मफुल केमिकल को इन्वायरमेंट के अंदर वैसे ही रहने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट का ये काम होता है कि वो सबसे पहले जानता है कि एक बीमारी आ कहाँ से रही है, फिर वो उसके असरात को देखकर फिर वो ये जानने की कोशिश करता है कि हम लोग किस तरह से इसके इफेक्ट्स को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो ये एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट का काम होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो एनालिटिकल निकला है एनालिसिस से। एनालिसिस, दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। बच्चे हम लोग एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस दो तरह से होता है। एक हमारे पास होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एक हमारे पास होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास शुगर है जिसका फार्मूला ही है C6H12O6। मैं आपसे कहता हूँ कि बच्चे हमें इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करके बताएं शुगर का। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस ये होता है कि किसी भी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं इस चीज़ के बारे में बता देना। तो अगर आप लोग सिर्फ मुझे ये बता दें कि शुगर के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं तो ये इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें तो क्वांटिटेटिव क्वांटिटी के साथ डील करता है। तो अगर आप लोग ये बता दें कि शुगर के अंदर 6 कार्बन है,
इसके अंदर 12 हाइड्रोजन है और 6 ही इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन मौजूद हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो जाएगा। तो जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अगर रोज़मर्रा लाइफ की बात करें तो ब्लड टेस्ट हम लोग करवाते हैं। ब्लड टेस्ट करवाने जाएँ तो वो आपको बताता है कि आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मिकदार जो है वो कितनी है। अगर हीमोग्लोबिन की मिकदार ज़्यादा हो चुकी है तो उससे क्या होगा, कम हो चुकी है। इसी तरह से वाइट ब्लड सेल्स की मिकदार को जो है वो काउंट करवाया जाता है। तो कंप्लीट ब्लड टेस्ट होता है, सीबीटी एक टेस्ट के नाम से आप लोग करवाते हैं। तो ये एक एनालिटिकल केमिस्ट का ही जो है वो काम होता है। इट इन्वॉल्व्स अ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द मटेरियल थिंग्स। किसी भी चीज़ के अंदर, लाइक लेट्स सपोज आपके पास ये एक वाटर है, प्योर वाटर पड़ा हुआ है, इसके अंदर बाहर से कोई ना कोई चीज़ें आ जाती हैं, ये हार्मफुल सब्सटेंसेस मौजूद हैं। तो केमिस्ट का क्या काम होता है, वो क्या करता है, एक तो उसका काम ये होता है कि वो उसको सेपरेट करेगा। मतलब प्योर वाटर में ये जो चीज़ें चली गई हैं इनको अलग करने का जो काम है वो एनालिटिकल केमिस्ट का होता है। आइडेंटिफिकेशन, वो आइडेंटिफाई करता है कि ये जो चीज़ें हैं जो बाहर से हैं क्या वो वाकई में हार्मफुल हैं, या फिर अगर इसको पानी के अंदर रहने दें तो क्या इनका कोई असर तो नहीं होगा हमारी बॉडी के ऊपर। तो वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या वो हार्मफुल हैं या नहीं है। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसनट्रेशन, और वो उनकी मकदार का तयन करते हैं कि क्या इनकी मकदार ज़्यादा हो चुकी है या इनकी मकदार कम है। अगर मकदार कम है तो अगर हम लोग ले भी लें तो क्या उसका हमारे जिस्म के ऊपर कोई असर होगा या नहीं होगा। अगर असर नहीं है तो उसको वैसे ही ले लेते हैं हम लोग, और अगर उसका असर होगा तो फिर ज़ाहिर बात है हमें उसको रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है। इसको हम लोग वाटर क्वालिटी टेस्ट का नाम दे रहे होते हैं। Nowadays, the field of analytical chemistry generally involve the use of modern and sophisticated instruments to analyze the matter. हम लोग मुख्तलिफ जो है वो टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाता है, क्रोमेटोग्राफी एंड में स्पेक्ट्रोमीट्री। बची ऐसी टेक्निक्स हैं जो आप लोग हायर क्लासेस के अंदर पढ़े होंगे। मैं फिर भी आपको इसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम लोग फूड और कॉस्मेटिक्स के अंदर जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं, ये आपकी बुक के अंदर नहीं है, सिर्फ समझने के लिए, एक आइडिया देने के लिए मैंने आप लोगों के सामने एग्जांपल रखी हुई है। इसी तरह से क्रोमेटोग्राफी क्या करती है कि आप लोग पेट्रोल और डीजल की प्योरिटी चेक करती हैं कि क्या पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का भी है या नहीं है। इसी तरह से मैस स्पेक्ट्रोमीट्री जो है, इसको हम लोग ब्लड सैंपल से ड्रग्स का एनालिसिस करने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल कर रहे होती हैं। तो बच्चे ये आज का आपका लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। इस लेक्चर को दोस्तों के साथ लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।